गाड़ियों के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं कनाडा में लेने के और हमें गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं? और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हो और अगर आप न्यू ले रहे हो। मानोगे 1000 से $1500 सिर्फ वो चाबी का लॉक फिक्स करवाने में लग गया था क्योंकि वो जर्मन कार है। कार्स के जो ब्रांड्स हैं कि हाँ जी हमें कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, मेरी जो सजेशन है मैं पर्सनली कहता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड मैकमा। मेरा नाम रणिंदरजीत सिंह। मेरा नाम अक्षित गोयल है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि गाड़ियों के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं कनाडा में लेने के और हमें गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हो और अगर आप न्यू ले रहे हो तो कैसे कैसे किस किस चीज़ों का जब आप बाय कर रहे हो तो लीज पे लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए, तो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो से इंडिया में अभी हैं या फिर इंडिया से अभी आए हैं और उनको थोड़ा सा प्रोसेस नहीं पता कि गाड़ी लेने का क्या प्रोसेस होता है। तो अभी जैसे आप इंडिया से आए हैं तो आपके पास यहाँ पे आके पहले गवर्नमेंट आईडी इशू होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो होना ज़रूरी है। पहले आप आके जीवन देंगे, जीवन देने के बाद आपको 8 मंथ्स वेट करना होगा। टाइम होता है 12 मंथ, बट 8 मंथ के बाद आप ड्राइविंग सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। क्लासेस लगा के पाँच क्लासेस होती हैं जो लगाने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है सर्विस ओंटारियो से। तो आपको वो सर्टिफिकेशन आपके रिकॉर्ड पे चढ़ जाता है कि हाँ जी इन्होंने क्लासेस ली हैं। तो आप 88 मंथ्स बाद वैलिड कर लेते हो खुद को कि हाँ जी हम G2 दे सकते हैं। G2 के बाद आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं एंड फिर G2 के 8 मंथ्स बाद आप G देंगे तो आपका फुल लाइसेंस बन जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? ऐसे भी है और हम G2 पे भी गाड़ी ले सकते हैं और बस G2 का बड़ा लाइसेंस है जिसमें हाईवे वगैरह पे अच्छी तरह चला सकते हैं। G2 पे भी चला सकते हैं बट थोड़े से रूल्स का डिफरेंस है। और अगर जो उनसे लोग इंडिया से आ रहे हैं और उनको इंडिया में एक्सपीरियंस है पहले ही मोर देन अ ईयर, तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया वाला और उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट मिलता है वो ले आए और उसके साथ आप इधर किसी भी ड्राइव टेस्ट पे जाएंगे, उनको जाके वो अपना एक्सपीरियंस दिखा दें तो वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है कनाडा के। तो फिर आप सीधा G1 देने के बाद G1 में बेसिकली क्वेश्चनियर होता है, आपको वो बताना बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं और उसमें आपको 36 से ऊपर चाहिए और आप पास हो जाते हैं, है ना। आउट ऑफ 40 यस। आप आपको दो टेस्ट होते हैं, एक साइंस का, एक MCQ बोला होता है। MCQ। दोनों में से 20 आउट ऑफ लाइक 16 आपको करेक्ट होना चाहिए। तो 18 टू द 32 हो गए फिर 36 हो गई 36 चलो जो भी है। और उसके बाद हमने आपको अपना जब आप इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस डलवा लोगे उसके बाद आपको सीधा ऑप्शन मिलेगी G देने की, बट आप G2 एंड G भी दे सकते हो क्योंकि अगर आप एक बार G में फेल हो गए तो फिर उसके बाद आपको G2 देना पड़ेगा, फिर G देना पड़ेगा और उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी लगेंगे। तो बेटर है कि आप G2 G दे दो, आपके पास ऑप्शन तो है ही है। चलो ये तो हो गया कि आप कनाडा में आके आपको क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं गाड़ी लेने की। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए। ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस में डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे हो, आपको कितना आपका काम क्या है और आपको गाड़ी को किस हिसाब से यूज़ करना है। अगर तो आपने ऊबर वगैरह चलानी है तो फिर आप उस हिसाब से आपको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी जो सी 7 ईयर से न्यूअर गाड़ी होगी। बट उसमें भी आप ये चीज़ कंसिडर करना कि आपकी इनकम उसमें कितनी ज़्यादा हो रही है। लेट्स से कि अगर आपकी गाड़ी के एक्सपेंसेस, क्योंकि नई गाड़ी की आपकी किस्तें भी जाएंगी और उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस भी जानी है और उसके अलावा आपका गैस का भी वो खर्च होएगा और थोड़ा सा मेंटेनेंस भी होगा, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 कई बार ज़्यादा भी हो जाता है गैस के हिसाब से। तो फिर आपको ये चीज़ कंसीडर करके चलने कि आप एटलीस्ट उसका डबल कमा रहे हो। लेट्स से अगर आपका $1500 खर्चा है गाड़ी का तो फिर आप अगर 3000 नहीं कमा पा रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप ऊबर वगैरह कर रहे हो तो फिर उसको अपनी प्राइमरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मत मान के चलो। आपकी कोई होनी चाहिए पहले जॉब वगैरह, चाहे वो 2 दिन करो 3 दिन करो, बट आपका होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ऊबर का कुछ नहीं पता आजकल मार्केट ऊपर चल रही नीचे चल रही, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बाकी एरियाज का भी काफी फर्क पड़ता है। लाइक अगर आप बिजी आवर्स में चला रहे हो तो पैसे अच्छे भी बनते हैं। बिल्कुल कभी कभी कोई दूर की आ जाती है। अभी मैंने रिसेंटली अपने फ्रेंड से बात करी तो मिसिसागा से नॉर्थ तक गया तो $22 की ट्रिप पे, बट उसको आने जाने में 2.5 घंटे लगे क्योंकि हाईवे बहुत ज़्यादा स्टक था। आजकल हाईवे का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब हम बात करेंगे पुरानी गाड़ी की। तो रनिंदर के पास भी और मेरे पास भी, दोनों के पास पुरानी गाड़ी है, तो उससे पूछते हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस था। मैंने पहले होंडा अकॉर्ड बाय करी थी आज से 2 साल पहले।
मैंने गाड़ी बाय करी तो प्रॉपर इंस्पेक्शन करी अपनी तरफ से जितनी मुझे पता थी, क्योंकि फर्स्ट कार थी मेरी लाइफ की। तो मैंने गाड़ी चलाई, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है फाइन करो इसको, क्योंकि बंदा सेफ्टी के साथ दे रहा था। कनाडा में एक सेफ्टी होती है ओंटारियो में कि हाँ जी आपको सेफ्टी के साथ गाड़ी मिले तो ज़्यादा बेटर है, ताकि बंदा उसमें आपको इंस्पेक्शन करके दे रहा है हाँ जी इसके एयर बैग्स हो गया, इंजन, ट्रांसमिशन और जो से भी सारे मेजर बेसिकली दिक्कत होती है गाड़ी में, वो सारी इंश्योर्ड होती है एक टाइप की 30 दिन के लिए, कि गाड़ी बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं देगी। तो फिर पहले 30 दिन में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको वैसे ही पता चल ही जाता है कि क्या क्या दिक्कत है। तो मेक श्योर कि अगर आप $500 एक्स्ट्रा भी दे रहे हो ना, अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि सेफ्टी के साथ लेनी तो 500 एक्स्ट्रा दो, तो फिर इट्स बेटर कि आप वैसे ले लो। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था, जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी तो उसमें ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम थी, और उस टाइम पे मुझे इतना नहीं पता, ली सेफ्टी के साथ ही थी बट मुझे इतना नहीं पता था, और मैंने खुद से ही पैसे लगा के गाड़ी को फिक्स करवाया था। बट मैं उसको ठीक करवा सकता था उनसे जाके, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी की थी तो उनको वो मेजर चीज़ को चेक करना चाहिए था। एंड जब आप पुरानी गाड़ी बाय कर रहे हो तो मस्ट आप ये चीज़ मेक श्योर करना कि गाड़ी पे रस्ट ज़्यादा ना हो। नीचे चेक करो अंडरनीथ की गाड़ी पे रस्ट ना हो, एंड उसकी ब्रेक्स चेक करो, हर चीज़ चेक करो कि गाड़ी कहाँ पे लाइक कल को प्रॉब्लम दे सकती है कि नहीं दे सकती। अगर वो सारी चीज़ें सही हैं, सेफ्टी के साथ मिल रही है, गाड़ी परचेज कर लो, बेटर, गुड डील। एंड अगर आपको नहीं लग रहा सही तो उसको छोड़ के अगली पे चली जाओ। एंड यूज्ड ऐसा ये देख के चलेगा, जैसे कि अक्षित ने कहा 7 ईयर्स का ऊबर का, अगर आप यूज ले रहे हो 2017 ले रहे हो, 18 ले रहे हो तो सही है कि मतलब इन द सेंस भी आप ऊबर भी कर सकते हो। अगर आप नहीं ले रहे हो 2023 तो फिर तो ऊबर का कोई चक्कर नहीं होता, तो ईजी हो जाता है उसके साथ। बाकी आप अपनी तरफ से थोरो रिसर्च करो कि कौन सी डीलरशिप से कैसे क्या डील मिल रही है, ठीक डील मिल रही है या नहीं मिल रही। आप अपनी तरफ से थोड़े से शहर से बाहर भी जाके चेक करो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलता। बट अगर हमको गाड़ी सेल करनी है और हमने पहले ही एक्सपेंसिव प्राइस पे ली है तो फिर हमें ही एट द एंड ऑफ द डे नुकसान होता है। और पुरानी गाड़ी की मैं एक चीज़ और बात कहना चाहूँगा, लेट से कि आपकी जॉब ऐसे कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, या फिर लेट से मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, तो उधर नई गाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम पुरानी गाड़ी के साथ भी चला सकते हैं। कई बार है ना, साइट्स का डिफरेंस होता है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट या कैसे भी कोई भी कई सारी चीज़ें होती हैं कंसिडर करने वाली। तो फिर उस हिसाब से भी गाड़ी को देख सकते हो कि यहाँ पहले पुरानी गाड़ी ले लेते हैं और फिर उसके बाद नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में पुरानी गाड़ी पहले लेनी ज़्यादा बेटर है, चाहे 6 मंथ्स बाद आप नहीं ले लो, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कनाडा के रूल्स के बारे में कि ओके ऐसी गाड़ी चलानी है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, तो इट्स बेटर। एंड गाड़ी कब बाय करनी चाहिए ये क्वेश्चन आता है हाँ। कि मैं जब स्टूडेंट हूँ तब बाय करूँ, या जब वर्क परमिट पे तब करूँ, या पीआर पे हूँ जब तब करूँ। आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जब आए हो तब भी आप कर सकते हो, बट पहले अपनी फीस प्रायोरिटी रखें, कॉलेज की फीस निकालें पहले, उससे फ्री होएं, ताकि आपके सिर पे कोई लोन ना हो, टेंशन ना हो कि हाँ जी हमें घर से मंगवाने पड़ सकते हैं। फीस से क्लियर होगी, उसके बाद आप अपनी गाड़ी की तरफ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी मुझे बैक होम पैसे भेजने हैं, जो कि हमें ऑलमोस्ट सभी को भेजने होते हैं, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे गाड़ी लीज पे या लोन पे मत लो, ताकि आपको जो आप वहाँ पे करोगे तो आप वही पैसा अपने घर पे भेज सको। तब यूज्ड कार लो, यूज देख के लो, जिसपे आपके मंथली एक्सपेंसेस ना बने, जो आपकी लाइबिलिटी ना बने, एसेट बने वो गाड़ी। अगर आपको लग रहा है हाँ जी घर पे पैसे नहीं भेजने, ठीक है, वो भी मैनेज हो रहा है, आपके पास 2 जॉब्स भी हैं, बट अगर आपको कम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब कर रहे हो घर के पास है 5 मिनट दूर, और दूसरी जॉब है 1 घंटा 1.5 घंटा दूर, तो डबल जॉब्स कर रहे हो तो फिर तो गाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, सोने में दिक्कत होगी, हर चीज़ की दिक्कत होगी। बट हाँ अगर दोनों जॉब्स ही नज़दीक है, एक 5 मिनट दूर है और एक आधा पौना घंटा दूर है, फिर तो बस भी ठीक है, फिर तो वो भी इजी रहती है, राइट अक्षित? और बेसिकली ये चीज़ भी है कि जो उनसे न्यू कमर्स आते हैं वो बेसिकली अपने साथ वाले लोगों को देख के हमेशा इंस्पायर होते हैं कि हाँ उनके पास भाई ये गाड़ी है, चैलेंजर या फिर मुस्टैंग है ना। तो फिर मैंने कई लोगों को देखा वो 4-5 महीने के अंदर अंदर ही कार ले लेते हैं, क्योंकि उनके साथ वाले लोगों ने कार ली हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम इंडिया से एक सपना देख के आए हैं ना कि हम कनाडा में जाकर ये करेंगे वो करेंगे, और अगर आप आते सारे अपने सिर के ऊपर एक लोन उठा लोगे तो फिर आपको पता ही है कि आप लोन को उतारोगे या फिर अपने सपने पूरे करोगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर आपने आके गलतियाँ करनी है, सीखोगे, फिर आप आगे ग्रो करोगे, फिर आपके पास वो मार्जिन कम रहता है गलती करने का, क्योंकि आपको मंथ के फर्स्ट डे पे ही आपका रेंट जाएगा, आपकी गाड़ी का खर्चा चला जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस वगैरह। तो मेक श्योर कि आप पहले आके अपनी फर्स्ट प्रायोरिटीज देखो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, और उसके बाद एंड में जाके गाड़ी को देखो
और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे लगा लो आपका घर है ना, लेट्स से कि आपका काम आपसे 1.5 घंटा दूर है, बट आपको पता है कि वो आपका काइंड ऑफ परमानेंट काम है ना, आपको 6 महीने साल अभी उधर ही काम पे काम जाना है, तो आप उस वाली साइड पे मूव हो जाओ, इट्स बेटर है ना। अगर आपका रेंट भी ज़्यादा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है हाईवे पे कि आपको वैसे भी 1 घंटे से ऊपर लगता ही लगता है ना। इससे अच्छा कि आप काम अपना उधर ले लो घर, है ना। अगर आपको 200-300 रेंट डॉलर ऊपर भी देना पड़ जाएगा, 500 दे रहा आपको 800 भी देना पड़ जाएगा, एटलीस्ट आपको 1000 से 1500 डॉलर तो नहीं खर्च करना पड़ेगा, जो कि इधर गाड़ी लेने के बाद एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी रमिंदर बाकी जी, कार्स के जो ब्रांड्स हैं कि हाँ जी हमें कौन सी परचेज करनी चाहिए, मेरी मेरी जो सजेशन है, मैं पर्सनली कहता हूँ होंडा और टोयोटा पे ज़्यादा जाओ, ठीक है। क्योंकि होंडा पे आप इंजन पे बिलीव कर सकते हो, हाँ जी अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो इतना उसकी सर्विस चीप होती है, मेंटेनेंस चीप है, इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं होती कि हाँ जी आपको हर बारी ठीक ही करवानी पड़े। ठीक मतलब मेजर चीज़ें ठीक करवानी पड़ती है, इंजन का ध्यान रखो और बाकी खर्चे कम होते हैं। टोयोटा का भी सेम है, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली गाड़ी है। बेसिकली इसके ऊपर मैंने एक बात करनी थी कि मेरे पास जर्मन गाड़ी है वॉक्सवैगन की, तो उनके पार्ट्स ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मेरी रिसेंटली अभी चाबी का चक्कर पड़ गया था गाड़ी में, अमीर और लोग और मेरा मानोगे 1000 से 1500 डॉलर सिर्फ वो चाबी का लॉक फिक्स करवाने में लग गया था, क्योंकि वो जर्मन कार है, उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और अब काफ़ी 1-1.5 साल पहले की बात है, अनीश के पास पुरानी गाड़ी होती थी माजदा। बेसिकली जैपनीज कार है ना, उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सस्ती होती है जर्मन कार्स के अलावा, सॉरी जर्मन कार्स की ज़्यादा होती है और जैपनीज की कम होती है। मेरी कार के वाइपर्स ही जो से विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं वो ही 60 से 80 डॉलर के आते हैं, और माजदा के 20 डॉलर 30 डॉलर के, मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो ना। और अगर कोई बड़ी दिक्कत होगी तो फिर एटलीस्ट आप वो कॉस्ट भी लेकर चलो, अगर कल को कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हाँ आपको पता हो कि खर्चा कितना ज़्यादा आएगा गाड़ी पर। जी। और हमें लगता है हमने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि हमने कुछ मिस किया, हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या क्या मिस किया है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कमेंट्स में ही, चाहे आपको बताएंगे अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए। और बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल एंड लाइक भी कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर मिलते चैनल। हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय।